नमस्कार। आज बात करेंगे इंडियन फॉरेन पॉलिसी यानी कि भारत की विदेश नीति के बारे में। 4 बड़ी खबरें हैं जिससे मैं आपसे एनालिसिस करके आपको बताऊँगा। एक-एक करके इन सब 4 खबरों को पहले मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद जो है इनका एनालिसिस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इससे अब हम क्या समझें कि भारत किस डायरेक्शन में जा रहा है। चलिए जी, सबसे पहली खबर जो है वो ये है, जो कि सबसे बड़ी खबर जो है उसको माना जा रहा था कि कतर में जो है, वो जो हमारे 8 नेवल ऑफिसर्स जो कि पकड़े गए हुए हैं कतर ने, उनकी जो डेथ पेनल्टी है, उसको जो है ड्रॉप कर दिया है कतर की कोर्ट ने। अब ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट खबर है जो कि कतर से आई है, इसको हम एनालाइज़ करेंगे। इसके बाद जो दूसरी खबर है, वो आई है जी कि प्रधानमंत्री मोदी को पुतिन ने इनवाइट किया है अगले साल रशिया में आने के लिए। इसकी घोषणा करी है विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने। इसके बाद इससे जुड़ी हुई एक और खबर है कि थोड़े दिन पहले यानी कि 2-3 दिन पहले एक खबर आई थी कि इंडिया ने यूएई में जो पेमेंट करी है ऑयल के एवज में, वो रुपए में करी है। जबकि इंडिया हमेशा ये डॉलर में किया करता था, लेकिन अब इंडिया ने रुपए में पेमेंट करी है। इसको भी समझने की कोशिश करेंगे कि ये कितनी इंपॉर्टेंट एक डेवलपमेंट है। और फाइनली भारत ने पाकिस्तान से कहा है कि हमको 26/11 टेरर अटैक का मास्टरमाइंड हाफिज सईद दो। ऐसा नहीं है कि भारत ने ये पहली बार करा है, भारत ने पहले भी पाकिस्तान से ये मांग करी है, लेकिन इसके पीछे की जो कहानी है वो आपसे शेयर करूंगा और इस खबर को भी एनालाइज करूंगा। इन चारों खबरों को एनालाइज करके समझने की कोशिश करेंगे कि भारत किस तरह अपनी विदेश नीति को चेंज कर रहा है। चलिए जी, सबसे पहले बात करते हैं जी कतर की जो खबर आई है। देखिए जी, कतर की जो पूरा जो प्रकरण है पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। देखिए कतर में हमारे कुछ नेवल ऑफिसर्स हैं जो कि वहाँ गए हुए थे, कुछ स्टेल्थ सबमरीन के ऊपर काम चल रहा था। उनके उस काम को देखने के लिए ये हमारे नेवल ऑफिसर्स कतर में लगे हुए थे। अब जी, जब ये वहाँ पर थे, तो एकदम से खबर आई कि इनको जो है पकड़ लिया गया है, कतर की सरकार ने इनको जो है पकड़ा है और इनके ऊपर जो है कुछ कार्रवाई की जा रही है। अब ये नहीं बताया था शुरू-शुरू में कि ये क्या बात है, किस कार्रवाई की बात हो रही है, ये कुछ भी नहीं था, सिर्फ ये बताया गया था कि पकड़ा गया है। लेकिन बाद में एक न्यूज़ चैनल ने, एक इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल ने ये रिपोर्ट किया था कि एक्चुअली में ये एस्पियोनाज यानी कि अ, जिसे कहते हैं ना जासूसी करने के आरोप इनके ऊपर लगे हुए हैं। तो जी ये जो खबर थी ये दबी-दबी थी। कतर भी जो है खुल के मीडिया में नहीं बता रहा था कि क्या बात है, और इंडिया से बैक रूम के कुछ जो बातें हैं वो चल रही थी। इनका जिस कंपनी के ऊपर ये इल्ज़ाम था उसके ये एम्प्लॉइज़ थे, ये आठों के आठों। लेकिन जो उसका मालिक था वो तो पहले ही छूट गया था। अब इन आठों के ऊपर जो है जब डेथ सेंटेंस की बात आई इस महीने, तो एकदम से जो है चौकन्ने हो गए सब लोग, और इनकी फैमिलीज़ जो है वो परेशान तो ऑब्वियसली हो ही गई होंगी। तो सरकार जो है वो अपने एक्शन में आ गई और आज ये खबर आ गई है कि जो इनका जो डेथ का जो सेंटेंस था उसको ड्रॉप कर दिया, यानी कि अब इनको मौत की सज़ा नहीं मिलेगी। अब अगर टेक्निकली देखा जाए जो कि पेपर पे है उससे तो यही लगता है कि इनको सज़ा दी जाएगी, लेकिन मौत की सज़ा नहीं होगी। लेकिन जो सुनने में आ रहा है, जो एनालिस्ट बता रहे हैं, वो यही है कि ये मौत की जो सज़ा है इसको भी हटा दिया जाएगा, और शायद जो वहाँ का राजा है जिसको एमिर कहते हैं, जो कतर है वहाँ पे राजा को एमिर बोला जाता है। तो वहाँ का जो राजा है वो शायद इस जो सज़ा को, इनकी जो पूरी सज़ा है उसको वो माफ़ कर देगा। देखिए अब मैं आपको थोड़ा-सा बता देता हूँ जो पूरी खबर है, जो कि खबरों के पीछे की खबर है, वो ये है कि देखिए कतर जो है ना वो गुंडा है पूरी दुनिया का। पूरी दुनिया में कहीं भी टेररिस्ट अटैक कहीं होता है तो उसके अंदर 2 कंट्रीज़ का नाम हमेशा आता है। एक है पाकिस्तान और दूसरा है कतर। कतर जो है ना वो हमेशा पैसे से जो है सपोर्ट करता है टेररिज़्म को, और कतर एक गुंडई कंट्री है। अपने खुद के जो आस-पास के इसके जो मुस्लिम देश हैं वो भी इससे परेशान हैं, वो भी इनसे जो है दुखी रहते हैं, और उनकी लड़ाई भी चलती रहती है उनके अंदर। कईयों के साथ इसकी कोल्ड वॉर चल रही है। और ये पूरी तरह जो है करप्ट नेशन है, और आप मान के चलिए इसके जो है मंसूबे वो बहुत ही गलत हैं। अभी जो इज़राइल और जो फ़िलिस्तीन के अंदर युद्ध चल रहा है उसके अंदर भी जो है कतर का बहुत
बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जो हमासी गुंडे जो हैं, जो हमासी टेररिस्ट हैं, जिन्होंने इसराइल के ऊपर अटैक किया था और जो अब ठुक रहे हैं, जिनकी पिटाई चल रही है इसराइल द्वारा, ये सारे के सारे टेररिस्ट जो हैं, इनके जो आका हैं, इनके जो सीनियर जो इनके हैं, जितने भी हेड्स हैं, और जो जो भी इनके मिलिट्री कमांडर वगैरह हैं, वो सब कतर बैठे हैं, और कतर में बैठ करके ही वहाँ से ही अपना जो है ये पूरा जो है टेररिज्म का तंत्र चला रहे हैं, और कतर इनको पूरी प्रोटेक्शन देता है, और संभवतः इनको पैसे से भी वो जो है सपोर्ट करता है। तो देखिए जी, अब क्या है, इजराइल इनको ठोक रहा है, तो इजराइल को ये पता है कि ये कतर की और ईरान वगैरह की इसमें शैतानी है, तो वो इनको भी निपटा रहा है। फिलिस्तीन को और जो आसपास के जो गुंडई हैं, जो हमास के और इधर उधर के, उनको तो निपटा ही रहा है। अभी जो लेटेस्ट खबर आई थी कि ईरान का एक बहुत बड़ा कमांडर उन्होंने निपटा दिया है, बहुत बड़ा एक जिसे कहते हैं प्रोमिनेंट नाम जो है ईरान के अंदर, वो इसराइल ने निपटाया है। तो कतर वाला जो ये राजा है, जो एमिर है, क्योंकि अब देखिए ये हमास को सपोर्ट करते हैं कहीं ना कहीं, तो इसको भी डर लगा हुआ है कि कहीं इसका ना नंबर लग जाए, ये ना हो कि इसको भी निपटा दे कहीं इसराइल। और इसराइल जो है वो इंडिया का बहुत अच्छा दोस्त है, और इस तरफ यानी कि दुनिया के इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में इंडिया ही है जो कि इसराइल से बात कर सकता है। तो इसलिए हो सकता है कि कहीं न कहीं इंडिया ने वहाँ से इन पे प्रेशर डलवाया है, क्योंकि ये जो है, जो इन्होंने 8 लोग पकड़े थे, ये इसका जो मेन मकसद जो समझा जा रहा है, वो यही था कि जब उस टाइम लड़ाई चल रही थी, जब इज़राइल इनको ठोक रहा था, खैर वो अभी भी ठोक रहा है, लेकिन जब उस टाइम पे ये चल रहा था, आज से कोई महीने के पहले कोई आस-पास, जब ज़बरदस्त ठुकाई चल रही थी हमास की, तो इज़राइल के ऊपर प्रेशर डालने के लिए इन्होंने इंडिया के इन लोगों को पकड़ लिया, और ये इल्ज़ाम लगाया था कि ये यहाँ पे जो है जासूसी काम कर रहे हैं इज़राइल के लिए। तो इज़राइल के ऊपर एक इनडायरेक्ट अटैक करने के लिए उन्होंने इंडियन नेवी ऑफिसर्स को पकड़ा था, इज़राइल का नाम लगा के, और इज़राइल इंडिया का दोस्त है, ये पूरी दुनिया जानती है। तो अब इसी वजह से, क्योंकि इज़राइल इंडिया का दोस्त है, और वहाँ का जो एमिर है उसको ये बात का पता है कि इज़राइल छोटी-मोटी कंट्री नहीं है, और वो निपटाने पे आया तो वो किसी को भी निपटा सकता है। ईरान के इतने बड़े-बड़े नेताओं को अगर वो निपटा सकता है तो उसको भी निपटा सकता है। तो पक्की बात है, कहीं न कहीं इनके ऊपर प्रेशर डाला गया है, और उसने ये बातें समझ करके ही किया। और ये भी सुनने में आ रहा है कि इंडिया ने बहुत सी डिप्लोमेसी यूज़ करी है, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कि इंडिया एक्सपोर्ट करता है, ये कतर के पास तो कुछ है नहीं, ये तो भूखे नंगे हैं साले। अगर इनको देखा जाए ध्यान से तो इनके पास है क्या? ये तो तेल की वजह से यहाँ बैठे हैं, किसी के पास गैस है, किसी के पास तेल है, वहीं से पैसा कमाते हैं। ये कोई ऐसा कोई बिज़नेस या कोई धंधा तो ये करते नहीं है। ज़्यादा कोई एक्सपोर्ट-एक्सपोर्ट तो है नहीं, इंडिया से ही लेते हैं। तो इंडिया ने अपने एक्सपोर्ट्स को कुछ टाइट किया, और ये वहाँ से जो है चिल्लाना इन्होंने शुरू कर दिया। इस तरह की खबरें भी आ रही हैं। तो इंडिया ने डिप्लोमेसी पूरी दिखाई है, और बैकरूम टॉक्स के बाद ही ये सब हुआ है। और बड़ी बात जो है वो ये हो सकती है कि शायद जो अभी रमज़ान आएँगे, शायद हो सकता है वहाँ का जो अमीर है वो उस रमज़ान के ऊपर इन सबको जो है पूरी तरह माफ़ कर दे, और ये इंडिया वापस आ जाए। सब चुपचाप चल रहा है बैकग्राउंड में। तो चलिए जी, पहले तो ये खबर थी जिसको मैंने एनालाइज़ करके आपको बताया, पूरा बैकग्राउंड भी दिया कि ये कैसे हो रहा है। और देखिए, पहले जो कांग्रेस की सरकारें होती थी, ये सब चीज़ें तो उनके बस की ही नहीं थी। हमने कभी सुना नहीं कि कांग्रेस जो है कभी ऐसा करती हो। इन मुस्लिम देशों के सामने तो कांग्रेस जो है वो ऐसे, जिसे कहते हैं ना, लेट ही जाया करती थी, कि जैसे मतलब मुस्लिम वोट जो है भारत के अंदर बस वो मिल जाए उनको, तो किसी भी मुस्लिम देश के सामने नंगे हो जाते थे ये लोग। तो ये तो इनकी फॉरेन पॉलिसी होती थी, लेकिन आज वो चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। आज मोदी जी का डर है, एक रुतबा है, और उसके बाद मोदी जी को आर्म ट्विस्ट भी करना आता है। तो ये हुआ जी बात कतर की। कतर से आगे चलते हैं जी पुतिन। पुतिन जो है, ये बहुत ही, जिसे कहते हैं, एक शक्तिशाली और बड़े स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी माने जाते हैं। ये रशिया के जो प्रेज़िडेंट हैं, इन्होंने जो है अमेरिका को जो है पूरा आड़े हाथों लिया हुआ है, क्योंकि अमेरिका ने जो है यूक्रेन को इनके ऊपर छोड़ा हुआ था। यूक्रेन पहले रशिया का ही पार्ट था, लेकिन उसको तोड़ने में अमेरिका का ही हाथ था। इन्होंने चुपके से, अमेरिका ने यूक्रेन को नाटो में डालने की कोशिश करी, और ये रशिया को मंज़ूर नहीं था, क्योंकि पहले ही अमेरिका इनको एक बार तोड़ चुका है, और दोबारा से उनके आस-पास अमेरिका अपना बेस बनाना चाह रहा है, क्योंकि नाटो जो देश होते हैं उनकी एक ये होती है कि जो-जो नाटो के अंदर है उसमें किसी भी देश के ऊपर अगर अटैक होता है तो उसको पूरे सब देशों पे अटैक माना जाता है, और ये एक-दूसरे की जो है मिलिटरीली हेल्प करते हैं। तो ये रशिया के लिए एक नया खतरा बनता जा रहा था मिलिटरीली, और रशिया इस चीज़ को अफ़ोर्ड नहीं कर सकता था कि उसके बिल्कुल पड़ोस में ऐसी जगह जो कि पहले उसी का पार्ट थी, उसी की कंट्री थी, उसके अंदर आकर के अमेरिका बैठ जाए, अपने जहाज़ उतार दे। इसलिए वहाँ पे लड़ाई शुरू हुई। अमेरिका ने ही प्रोवोक किया था, पहले भी करता रहता था, इस बार ज़्यादा किया। देखिए, अमेरिका की जो इकॉनमी है ना, वो नीचे जा रही है, और अमेरिका की जब भी इकॉनमी नीचे डूबती है, इनका जब डॉलर डूबता है, तो ये बाकी दुनिया को जो है जलाने की कोशिश करते हैं, ताकि इनकी मिलिट्री इकॉनमी बढ़े और उसके साथ-साथ बाकी इकॉनमी भी रिवाइव कर जाए। तो इस बार भी यही है, जो प्रेज़िडेंट बाइडेन है, वो तो अपनी इकॉनमी सँभाल नहीं पा रहा। रशिया जो है, उसको इन्होंने जानबूझ के उलझाया है इस काम में, और इस वजह से जो है वो युद्ध बंद नहीं हो रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि रशिया की कोई गलती नहीं होगी, लेकिन अमेरिका जो है वो पुराना इसमें शातिर और पुराना, जिसे कहते हैं, खिलाड़ी है, और वो जिसे कहते हैं राक्षसों का राक्षस है। तो इसलिए उस राक्षस को जो है पुतिन ने सीधा जो है सरप्राइज़ किया, और जा करके
फुल फ्रंटल अटैक 1 साल से ऊपर हो चुका है और धड़ाधड़ मार रहा है इनको, धड़ाधड़ इनकी ठुकाई कर रहा है और वो रुकने का नाम नहीं ले रही वो लड़ाई और वहाँ पे जो है रशिया जो है संभवतः उसका अपर हैंड ही है उस लड़ाई में, वो कम नहीं हुआ, वो कमज़ोर नहीं हुआ जैसा कि पूरी दुनिया या अमेरिका सोच रहा था और इसके चक्कर में पूरी दुनिया में जो है महँगाई बढ़ी हुई है, इन्हीं के देशों के अंदर तेल महँगा हुआ क्योंकि रशिया बहुत बड़ा तेल का एक्सपोर्टर है। और देखिए इंडिया और रशिया जो है इनके पुराने रिश्ते हैं लेकिन कभी भी इंडिया की पॉलिसी ऐसी नहीं रही कि वो हमेशा से जा करके पूरी तरह रशियन हो या पूरी तरह जो है रशिया के फेवर में हो या पूरी तरह अमेरिका के फेवर में हो। लेकिन इसको पूरी तरह जो रंग रूप दिया है वो मोदी जी ने दिया है। देखिए रशिया और अमेरिका कोई ऐसा तो है नहीं कि ये दुनिया के जिसे कहते हैं कल्याण के लिए एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं यूक्रेन के अंदर, ऐसा तो है नहीं। जो विश्व कल्याण जो है वो तो भारत देश ही करेगा विश्व कल्याण की बात। और देखिए मोदी जी की जो फॉरेन पॉलिसी है वो ना ही प्रो अमेरिका है ना ही प्रो रशिया है, वो प्रो इंडिया है कि हमको जहां फायदा होगा वहां से हम वो काम करेंगे। अब इंडिया जो है इस पूरे लड़ाई के अंदर, इस पूरे प्रकरण के अंदर दोनों कंट्रीज के साथ खड़ा हुआ है, यूक्रेन के साथ भी रशिया के साथ भी, लेकिन रशिया की तरफ उसका ज्यादा झुकाव रहता है और रशिया जो है हमारा पुराना पार्टनर भी रहा है। जब भी पिछली लड़ाइयाँ हमारे साथ हुई है रशिया ने हमारे को काफी कुछ हथियार वगैरह दिए हैं और हमारे काफी हथियार जो है वो रशियन है आज भी। तो रशिया हमारा पुराना दोस्त भी रहा है, लेकिन इंडिया जो है वो अपने हित को देख रहा है जो कि कभी भी पहले नहीं होता था। पहले के जितने भी हमारी सरकारों की फॉरेन पॉलिसी होती थी वो तो दलाली पे लगी होती थी कि किसी तरह रशिया हो, अमेरिका हो, फ्रांस हो, कोई हो, बस दलाली के पैसे मिल जाए हम कहीं से भी हथियार खरीद लेंगे, बस यही फॉरेन पॉलिसी होती थी। बाकी इंडिया कोई इंपॉर्टेंट मैटर प्ले करता ही नहीं था क्योंकि वो अपना हित देखता ही नहीं था। लेकिन ये सरकार, मोदी सरकार अपना हित देखती है और इन सब का इस्तेमाल करना जानती है। और इस बार रशिया ने जब ये शुरू किया तो रशिया को तो बैन कर दिया सब कंट्रीज ने, नेटो राज्य जो है इन्होंने भी और ईयू ने भी इनको बैन कर दिया कि इनसे कोई तेल नहीं लेंगे। और रशिया जो है वो तेल का सब बहुत बड़ा जो है सप्लायर है, उसकी बहुत कमाई उससे होती है और वैसे भी उसके ऊपर बहुत तरीके के जो है अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखे हैं। तो इंडिया ने जो है भर भर के तेल खरीदा रशिया से और आज भी भर भर के खरीद रहा है। सबसे ज्यादा तेल खरीदने वाले कंट्रीज में से इंडिया का नाम आता है जिसने सस्ते रेट्स के अंदर दबा के रशिया से तेल लिया है। और इस चक्कर में इंडिया का बहुत फायदा भी हुआ है क्योंकि इंडिया ने जो है इस तेल को प्रोसेस करके और भी इन्हीं यूरोपियन कंट्रीज को वापस बेचा भी है क्योंकि देखिए तेल तो लिमिटेड है। अब रशिया से नहीं लोगे तो कहीं ना कहीं से तो लोगे, अब हर जगह तो मिलता नहीं है तेल, तो रशिया से ना लेकर के घुमा के इंडिया से ले रहे थे और इंडिया इसमें पैसे बना रहा था, ये भी हुआ। और इंडिया ने सस्ता तेल भी लिया और खूब पैसे जो है बनाए भी हैं बीच के अंदर। तो इंडिया ने अपना पूरा हित देखा लेकिन ना ही रशिया से बिगाड़ी ना ही अमेरिका से बिगाड़ी। लेकिन इस मामले में अमेरिका जो है इंडिया से बड़ा परेशान रहता है क्योंकि वो बड़ा गुंडा है, बड़ा आतंकवादी है अमेरिका। उसको ये लगता है कि इंडिया हमारी तरफ क्यों नहीं आ रहा, हम जब सबसे बड़े गुंडे हैं तो हमसे डरता क्यों नहीं है इंडिया, इंडिया एक सुपर पावर की तरह क्यों बिहेव करने लग गया है। ये रशिया की अमेरिका की प्रॉब्लम है, इसलिए जो है वो इंडिया को तंग करने के लिए ये खालिस्तानी टट्टू जो है ये उठा के रखता है पन्नू जैसे और पूरी मतलब दुनिया के अंदर जो है अपने सीआईए के एजेंट घुमाता है जो कि इंडिया को खालिस्तान में कभी ये जो प्रोटेस्ट वगैरह होते हैं इनमें भी इनका कहीं ना कहीं हाथ संभवता है। और ये बेसिकली इंडिया को परेशान रखना चाहते हैं। लेकिन इंडिया मोदी जी के अंडर काफी सशक्त हो चुका है और वो इन चीजों से डरता नहीं है और अपने हित के अंदर फैसले लेता है, जिससे अमेरिका बड़ा परेशान है। वो अपनी गुंडाई खुल के नहीं कर पा रहा क्योंकि उसकी इकोनॉमी जो है वो रिवाइव नहीं कर रही, वो धीरे धीरे स्लाइड करती जा रही है। अब देखिए जी, इसके साथ एक चीज और जुड़ी हुई है, वो है डॉलर। अब डॉलर जो है वो एक जिसे कहते हैं ना पूरे इंटरनेशनल ट्रेड का एक मेन करेंसी बनी हुई है। ये तब से शुरू हुआ था 70 से जब तेल मिला था और इन्होंने जितने भी अरब की कंट्रीज हैं इनके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था कि हम जो है आपकी पेमेंट पूरी दुनिया में जो है वो डॉलर में ही होगी और सब इनको डॉलर में पेमेंट करते हैं। लेकिन अब डी डॉलराइजेशन की बात चल रही है। अगर मतलब कोई और कोई करेंसी हो अगर दुनिया की वो डॉलर को हटा दे और वो करेंसी चलेगी, अगर ऐसा हो गया तो अमेरिका सुपर पावर नहीं रहेगा, धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगा। तो डॉलर की जो बादशाहत है उसको खत्म करने के ऊपर काम चल रहा है, इसको कहते हैं डी डॉलराइजेशन। अब इसके लिए बहुत से काम चल रहे हैं और ये एक बड़ा ट्रेंड है जो कि शायद 10-15 सालों के अंदर पूरी तरह आ जाएगा और अमेरिका जो है अब डॉलर जो है वो वीक हो जाएगा। अब अमेरिका की परेशानी ये भी है और इंडिया जब मजबूर हो रहा है तो अमेरिका को फायदा तो है क्योंकि इंडिया बिजनेस देता है, लेकिन साथ साथ अमेरिका को नुकसान भी है कि भैया ये डॉलर को खत्म ना कर दे और इंडिया अगर इतना शक्तिशाली बन गया तो हमारे लिए एक और मुसीबत पड़ जाएगी क्योंकि शक्तिशाली बना रहने के लिए सबसे बड़ी कंट्री जो अपने आप को बताता है उसके लिए बाकियों का सत्यानाश करना बहुत जरूरी है। तो अमेरिका की दुश्मनी तो बहुत ही बुरी है लेकिन अमेरिका की दोस्ती सबसे बुरी है, ये तो बहुत ही मशहूर कहावत है। इसलिए इंडिया जो है वो पूरी तरह जो है अपने काम में अपने हितों को देख रहा है। और इस इस चक्कर में जो मैं अगली खबर आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि इंडिया ने जो तेल खरीदा था अभी थोड़े दिन पहले, यानी कि इसी महीने के 2-3 दिन पहले 26 तारीख को यूएई से, उसकी पेमेंट इंडिया ने रुपए के अंदर कर दी।
थी, जिसका पूरा पहले जो है कांग्रेस के टाइम पे सारी पेमेंटें जो हैं वो डॉलर के उससे होती थी, इनफैक्ट पूरी दुनिया में डॉलर के उससे होती थी, लेकिन धीरे-धीरे अब जो कंट्रीज़ हैं वो कोशिश कर रही हैं इंक्लूडिंग चाइना कि हम अपनी पेमेंट अपनी लोकल करेंसी में कर दें। तो इंडिया ने डॉलर की बजाय पेमेंट रुपए में कर दी और इंडिया ने ये भी कहा कि हमने इसलिए की क्योंकि हमारा फ़ायदा था, डॉलर में हमारा नुकसान होता है, रुपए में हम करते हैं तो हमारा फ़ायदा होता है। तो इससे भी जो है अमेरिका जो है वो बौखलाया हुआ है और ये जो है इंडिया की फ़ॉरेन पॉलिसी की जीत है। कांग्रेस पार्टी तो ऐसा कुछ सोच ही नहीं सकती, तो करने की तो बहुत दूर की बात है, ये तो नंगे होके लेट जाते थे, चाहे अमेरिका हो, चाहे रशिया हो, बस पैसे खाने, दलाली करना, यही इनका काम था। ये सब बातें तो उनकी सोच से ही बाहर थी। तो आज इंडिया ने ये सब भी करना शुरू कर दिया है और इंडिया ने जैसे मैंने आपको बताया तेल खरीदा थोड़े दिन पहले यूएई से, उसकी पेमेंट रुपए में करी। ये डी-डॉलराइज़ेशन की तरफ हम जा रहे हैं और इंडियन इकोनॉमी को सशक्त करने की तरफ जा रहे हैं। इससे हमारा खर्चा कम होगा और इंडिया की जो करेंसी है उसको बल मिलेगा। तो ये थी जी तीसरी खबर जो मैंने आपके सामने एनालाइज़ करी। अब आते हैं जी चौथी खबर की तरफ। वो है जी हाफ़िज़ सईद से जुड़ी हुई। देखिए जी, इंडिया ने हाफ़िज़ सईद को माँगा है पाकिस्तान से, पहले भी माँगती थी इंडिया, ये कांग्रेस की सरकार भी माँगती थी लेकिन वो देते नहीं थे और ना ही ये एक्सपेक्ट करते थे। हमें भी पता था कि कुछ नहीं होना, लेकिन अब आपको शायद पता हो इस बारे में, लेकिन इंडिया पिछले 1 या डेढ़ साल के अंदर कम से कम 100 से ज़्यादा टेररिस्ट सिर्फ़ पाकिस्तान के अंदर मरवा चुका है और बाकी कंट्री में अगर मिला लिया जाए तो 200 से ऊपर टेररिस्ट पूरी दुनिया में इंडिया मरवा चुका है। अब हम तो ये बात खुल के कहते हैं कि रॉ मरवा रही है, पाकिस्तान की जो जो लोग हैं वो भी ये कहते हैं कि रा मरवा रहा है रा, लेकिन ओपनली कोई नहीं कहता कि ये कौन कैसे करवा रहा है। अभी थोड़े दिन पहले भी अमेरिका ने कहा था कि जी हमारे यहाँ का एक बंदा है पन्नू, जिसको इंडियन एजेंसी मरवाना चाह रही थी, उसके ऊपर बवाल मचा दिया था अमेरिका ने, लेकिन कुछ हुआ नहीं। इंडिया ने कह दिया हाँ जी हम भी एक जो है एक कमीशन बिठा देते हैं, आ जाओ पूरे सबूत दो। कनाडा तो रोता रहता है, इंडिया कनाडा को तो घास नहीं डालता, लेकिन अमेरिका से इंडिया की बात चल रही है और इंडिया ने खूब खरी-खोटी सुनाई है अमेरिका के, तो तुम टेररिस्ट पालते हो और हमारे को बोलते हो कि तुम हमारे टेररिस्ट मरवा रहे हो। तो इस तरह की जो है हरकतें मत करो। इंडिया ने ओपनली कहा है कि हमारे जो देश के दुश्मन हैं, तुम अपने पास उनको पाल नहीं सकते। तुम जो ये दोगली गेम खेलते हो, एक तरफ से दिखाते हो कि दोस्त है, दूसरी तरफ से टेररिस्टों को पालते हो, ये हम होने नहीं देंगे। इंडिया ने ओपनली ये बात कही है। तो जो ये बड़ा आतंकवादी है, उसके जो पैर काँपने लग गए हैं ऑलरेडी। तो इस जो मसले के अंदर, हाफ़िज़ सईद के मसले के अंदर भी देखिए यही है। एक तरह से इंडिया ने आप ये समझ के चलिए कि पाकिस्तान को धमकी दी है कि बेटा जिस तरह बाकी निपटाए जा रहे हैं, ये 26/11 का जो आतंकी है, ये भी निपटाने हम इसको जा रहे हैं। देखिए पाकिस्तान फँसा हुआ है। पाकिस्तान के पास पैसे-वैसे हैं नहीं, वो बार-बार जो है ग्रे लिस्ट में आ जाता है। और ग्रे लिस्ट में आने की वजह से इसको उधार नहीं, इसको पैसे नहीं मिलते, इसको भीख नहीं मिलती। अब भीख नहीं मिलती तो ये और भूखे-नंगे हो जाते हैं, इनकी पब्लिक और रोती है। इनके जो बड़े-बड़े मिलिट्री ऑफिसर हैं, उनके पास तो बहुत पैसे हैं, लेकिन इनकी पब्लिक जो है, वो पूरी तरह भूखी-नंगी है। तो उसके लिए ये पैसे माँगते हैं, लेकिन खा जाते हैं सारे पैसे। अब वो पैसे मिलते नहीं हैं, क्योंकि ये ग्रे लिस्ट में है। ग्रे लिस्ट में क्यों है? क्योंकि इनके पास आतंकी हैं। जब तक आतंकी नहीं निकालोगे, तब तक ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं आओगे। हाफ़िज़ सईद जो है, वो इंडिया का कसूरवार है और इंडिया उसको जैसे बाकियों को निपटा रही है धीरे-धीरे, इसको भी निपटाना चाहती है। और इंडिया ने डिप्लोमेटिक कार्ड खेला, कह दिया जी हाफ़िज़ सईद को जो है हमें दो। अब ये एक तरह से पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए है, उसको डराने के लिए है कि अपनी जो है तुम औकात पे आ जाओ। और देखिए जी हाफ़िज़ सईद जो है ये ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस लड़ चुका है और अभी जो 2024 में फरवरी में इलेक्शन संभवतः होने वाले हैं, उसके अंदर भी ये इलेक्शन लड़ने जा रहा है। और इसकी पार्टी जो है वो पीएमएमएल जो एक पाकिस्तान की पार्टी है जिसका नाम है जी पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग, उसको ये सपोर्ट कर रही है और अपने कैंडिडेट भी उतार रही है। लाहौर से जो है इसका खुद का बेटा वो लड़ रहा है, जिसका नाम है तलहा शहीद, वो खुद इलेक्शन लड़ रहा है। तो आप सोचिए ये कितने बड़े मक्कार हैं, टेररिस्टों को ये वहाँ पे इलेक्शन लड़वाते हैं, वो पॉलिटिकल पार्टियाँ बना करके वहाँ पे जो है पावर में आना चाहते हैं। तो ये इनका हाल है जी। ठीक है जी। और इसके अलावा मैं आपसे बताऊँ कि इसके ऊपर जो ये हाफ़िज़ सईद है, इसके ऊपर अमेरिका ने भी नाम रखा हुआ है इसके सर के ऊपर। जो है इसके ऊपर उसकी जो टेररिस्ट ऑर्गनाइज़ेशन है जमात-उद-दावा उसके ऊपर। लेकिन ये जो है इसको बचाते फिरते हैं, ये कहते हैं ये हमारे जेल के अंदर है, इसको सज़ा हो रखी है 15 साल से लेकर 31 साल की सज़ा हो रखी है। जबकि ये हर कोई जानता है कि ये बेकार बेकार की बातें हैं। जेल के नाम पे उसको प्रोटेक्शन दी जाती है और उसको बचा के रखा जाता है और ये पूरी दुनिया के अंदर जो है टेररिज़्म फैलाता है। तो इंडिया ने इसको धमका दिया है कि बेटा जैसे बाकी मरे जा रहे हैं, इसका भी नंबर आने वाला है और तुम अगर सोच रहे हो कि ये तुम बचा लोगे तो तुम्हारे को हम इसको छोड़ेंगे नहीं। और दूसरी बात ये बोल करके इंडिया ने इनको ग्रे लिस्ट के उसमें डाल दिया है कि अब जो ग्रे लिस्ट में ये दोबारा अभी तो शायद बाहर हैं ये, तो इनको डरा दिया है कि बेटा हम इसको मारेंगे भी और तुम्हारे को ग्रे लिस्ट में भी डलवाएँगे, तुम्हारा पैसा, तुम्हारा खाना-पीना जो तुम्हारे पास 1 रोटी है ना खाने को, वो भी तुमसे छीन लेंगे। तो अपनी ज़रा औकात में रहो, अपनी ज़रा लाइन पे आ जाओ। तो इंडिया ने ये एक तरह से इनको धमकाया है। और पहले क्या होता था कांग्रेस की सरकारों के टाइम पे, बस इंडिया जो है वो इनको लव लेटर भेजा करता था, जैसे मोदी जी कहते हैं। कुछ नहीं होता था जी, बस ब ब पोथी लिख के भेज देते थे कि ये किया है, हमको दे दो। ऐसे कभी देता है कोई?
कोई नहीं देता। आज इंडिया ठोक रहा है और पूरी दुनिया के अंदर इनको भिखारी बना के घुमा रहा है और ये भी कह रहा है कि अगर जिसको नहीं दोगे तो और भिखारी बनाएँगे, तुम्हारे जो बचे-कुचे कपड़े हैं, जो तुमने कच्चा बनियान पहना है वो भी फाड़ देंगे हम। तो इंडिया तो इनको बुरी तरह नंगा कर रहा है। ये है आपकी फॉरेन पॉलिसी की जीत और मोदी जी की जीत। तो जी, यही 4 खबरें थी जो मैंने आपके सामने एनालाइज़ करनी थी। मैंने आपको सबसे बताया सब खबरों को और इस तरह समझाने की कोशिश की थी कि किस तरह भारत जो है अपनी फॉरेन पॉलिसी का ज़बरदस्त इस्तेमाल कर रहा है और हर फ्रंट पे अलग-अलग कंट्रीज़ को अपने हितों के लिए घुमा रहा है और अपने दुश्मनों को निपटा रहा है। चलिए जी, हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि मोदी जी और जयशंकर जी, जो कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो इसी तरीके से, इसी जिसे कहते हैं सोच के साथ, इसी एग्रेशन के साथ काम करें और भारत का झंडा दोबारा लहरा दें पूरी दुनिया के अंदर और हम विश्व गुरु बन के साबित हों। हम बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देते हैं मोदी जी को, एस जयशंकर जी को और हम चाहते हैं कि ये भारत देश पूरी दुनिया को दोबारा एक जिसे कहते हैं सद्भावना का, प्यार का, शांति का संदेश पहुँचाए। इसके लिए हमारा विश्व गुरु बनना बहुत ज़रूरी है। कोई और अगर देश विश्व गुरु बना रहा, तब तक ये सब चीज़ें नहीं आ सकती। सिर्फ़ भारत ही है धार्मिक देश, जो कि पूरी दुनिया को सुख, समृद्धि, शांति और प्यार दे सकता है। चलिए जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं कर्मा के अगले वीडियो में।